कहानी बाप की दौलत। हॉस्टल के जिस कमरे में मैं रहता था, इस कमरे में मेरे बिस्तर के अलावा और भी बिस्तर थे। एक फरहान भाई का, जो मुझसे 1 साल सीनियर थे, जबकि दूसरा बिस्तर इन दिनों खाली था। इस बिस्तर पर मेरा हम जमाअत शकील अनवर सोता था, जिसे कुछ दिन पहले किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद हमारे कमरे में शौकत भाई आ गए, जो फरहान भाई के हम जमात थे। शौकत भाई 2-3 दिन पहले स्कूल में दाखिल हुए थे और बकौल फरहान भाई के इन्हें ज़रा अच्छे नहीं लगते थे, यानी शुरुआत ही गलत हुई थी। मैंने फरहान भाई से कहा, 2 दिन हो गए आपने शौकत भाई से बात तक नहीं की, ये अच्छी बात नहीं। मैं ऐसा कोई ऐरा गैरा थोड़ी हूँ कि हर किसी से तुम्हारी तरह फ्री हो जाऊँ। इससे पहले कि इनकी आवाज़ शौकत भाई तक पहुँचती, मैंने इनके मुंह पर हाथ रख दिया। इन्होंने तो मेरी भी रेड़ लगा दी। मैं अपने बिस्तर पर आ गया। फरहान भाई के लहजे में ऐसा गुरूर और तकब्बुर था कि जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं सोचने लगा, इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, इसमें बुराइयां पैदा होती जाती है। बड़ों से तो बच्चे ही अच्छे होते हैं, ना गुरूर ना तकब्बुर, बस मासूमियत ही मासूमियत। इधर उठे और उधर मान गए। मैं फरहान भाई की बड़ी इज्जत करता था, इनमें बड़ी अच्छाइयाँ थी, लेकिन जब मालूम हुआ कि इनमें कुछ बुराइयाँ भी है, इसकी वजह शायद ये थी कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन दोनों तरफ से किसी ने भी बात करने में पहल ना की। मैं हैरान था कि एक जमात में पढ़ने और एक कमरे में रहने के बावजूद ये तकलीफ़ क्यों। फिर मुझे मालूम हुआ कि शौकत भाई के स्कूल में आने के बाद ही इन दोनों में नाराज़गी हो गई थी। हुआ यूँ कि शौकत भाई फरहान भाई से टकरा गए थे और इनके हाथ से कुछ चीज़ें छूटकर नीचे गिर पड़ी थी। गलती फरहान भाई की थी, लेकिन वो शौकत भाई से उलझ गए और उन्हें बुरा भला कहा। ये सब वाक़या क्लासरूम में मास्टर साहब की मौजूदगी में हुआ था। मास्टर साहब ने फरहान भाई को डांटा और कहा कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने नए साथी का इस्तकबाल करना भी नहीं आता। फरहान ने भरी क्लास में मास्टर साहब की डांट को अपनी बेइज्जती समझा और इनके दिल में शौकत भाई के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। फिर एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ कि मैं समझने लगा कि अब दोनों में कभी सुलह नहीं हो सकती। जुमा का दिन था और हॉस्टल के ग्राउंड में तुलबा हॉकी खेल रहे थे। खिलाड़ियों में शौकत भाई के अलावा फरहान भाई के एक करीबी दोस्त इकबाल भाई भी थे कि अचानक शौकत भाई की हॉकी इकबाल भाई की टांग पर इस ज़ोर से लगी कि इकबाल भाई की चीख निकल गई और वो अपनी टांग पकड़कर बैठ गए। सब भागकर इनके पास पहुँचे, फिर इनको उठाकर ग्राउंड से बाहर ले गए और मरहम पट्टी की। यहाँ तक तो कहानी सीधी सादी थी, लेकिन जब इकबाल भाई ने शौकत भाई के खिलाफ हेड मास्टर से ज़बरदस्त शिकायत की तो मालूम हुआ ये मामला काफ़ी संजीदा हो गया है। हेड मास्टर साहब को शौकत भाई और फरहान भाई के टक्कर वाले वाक़े का इल्म था। वो समझे कि शायद शौकत भाई ने फरहान भाई से बदला लेने के लिए ऐसा किया है। चुनांचा हेड मास्टर शौकत भाई को खूब डांटा और इन्हें इकबाल से माफ़ी मांगने के लिए कहा। शौकत भाई हेड मास्टर साहब का हुक्म मानते हुए इकबाल भाई से माफ़ी मांग ली और मामला रफा दफा हो गया। इस हादसे के बाद तो हमारे कमरे में गोया खामोशी का राज हो गया। फरहान भाई और शौकत भाई यूँ खामोश थे जैसे इनके मुंह पर ताले लगे हो। मैं इनको देखता मगर खामोश रहता। कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि अब बात एक दूसरे को नीचा दिखाने तक पहुंच गई। पढ़ाई में एक दूसरे से आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे कामों में अच्छी बात नहीं। शौकत भाई चौके नए नए थे, इसलिए इनकी निसाबी सलाहियतों का किसी को इल्म नहीं था। इसका पता तो इस वक्त चला जब शामाही इम्तिहान में इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। शौकत भाई की ये ख्वाहिश गलत नहीं थी कि वो फरहान भाई को पढ़ाई में पीछे छोड़ जाए, लेकिन मैंने महसूस किया वो महज फरहान भाई से बदला लेने के लिए मेहनत करते थे। मुझे इनका ये जज्बा अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा, बदला लेने के लिए इंसान अपने ज़ख्मों को
खुद कुरेदता है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, जो शख्स किसी से इंतकाम लेने की तदबीरें सोचता है, वो दरअसल अपने ज़ख्मों को ताज़ा करता है। अच्छा आदमी इंतकाम नहीं लेता, वो माफ़ कर देता है। मैंने कई बार घुमा फिरा कर ये बात कहनी चाहिए, लेकिन दोनों मेरी ये बात सुनने के लिए तैयार न थे। क्लास के दूसरे लड़के भी इनके वाक़े को जानते थे, लेकिन अफसोस किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। फरहान भाई और शौकत भाई, इन दोनों के दिलों में आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत और हिकारत की आग जलती रही। इम्तिहान करीब था। फरहान भाई और शौकत भाई दोनों ज़बरदस्त तैयारी कर रहे थे। इन्हें पढ़ते देखकर मुझे ये फ़ायदा हुआ, मेरे दिल में भी पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया। जब इम्तिहान ख़त्म हुआ तो मैं घर चला गया। मैं अम्मी जान को फरहान भाई और शौकत भाई के झगड़े का किस्सा सुनाना चाहता था। मेरी अम्मी मुझे गुरूर और तकब्बुर से बचने की हमेशा तलकीन करती रहती थी, और यहाँ सारा झगड़ा ही गुरूर और तकब्बुर का था। फरहान भाई और शौकत भाई की नफ़रत भरी कहानी सुनकर अम्मी जान बहुत परेशान हुई। मैं खुद चाहता था कि किसी तरह इन दोनों के अंदर से ये एहसास दूर हो जाए। वो गलत काम कर रहे थे, लेकिन मेरे हाथ कोई नुस्खा नहीं लग रहा था जिसका इस्तेमाल करने से इनके इस पुराने झगड़े का खात्मा हो जाए। ये नुस्खा मुझे अम्मी ने फराहम किया, और बाद में मैं एक नए अज़म के साथ हॉस्टल वापस आ गया। लेकिन हालात पहले से भी ज़्यादा संगीन हो चुके थे। अब तो इनमें तू मैं भी होने लगी थी। बस हाथापाई की कसर रह गई थी, वो इसलिए पूरी नहीं हो सकी थी। हॉस्टल के नज़्म ज़ब्त पर वार्डन की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हॉस्टल की कैंटीन के बावर्ची तुलबा से काफ़ी फ्री था। इसका एक बेटा भी था जिसका नाम अशरफ था। वो मेरा हमदर्जा था, लेकिन किसी और स्कूल में पढ़ता था। बाप की तरह बेटा भी खुश मिजाज था और तुलबा से घुल मिल जाने की पूरी सलाहियत रखता था। लड़के इससे अक्सर छेड़छाड़ करते रहते थे। जब इसे छुट्टी होती तो वो बाप के पास हमारे स्कूल की कैंटीन में आ जाता था और थोड़ी देर तक बाप का हाथ बटाता था। इस रोज़ बुध का दिन था और दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं ग्राउंड से गुजरकर कैंटीन की तरफ जा रहा था। अभी मैं कैंटीन के कुछ फासले पर ही था कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब कैंटीन के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा, दरवाजे के दाएं तरफ खिड़की के साथ वाली टेबल पर शौकत भाई बैठे थे और मेरे सामने वाली कुर्सी पर फरहान भाई। कुछ फासले तकरीबन दोनों के दरमियान में अशरफ हाथ में प्याली लिए खड़ा था, जिससे धुआं उठ रहा था। मैं भी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा कि मुझे फरहान भाई की आवाज़ सुनाई दी, अशरफ चाय की प्याली इधर लाओ। फ़ौरन ही शौकत भाई की आवाज़ सुनाई दी और अशरफ जो फरहान भाई की तरफ बढ़ रहा था रुक गया, लेकिन अभी इसने शौकत भाई की तरफ देखा भी नहीं था कि इसे फरहान भाई की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। सुना नहीं तुमने? इधर लाओ। ये फरहान भाई नहीं, इनकी बाप की दौलत बोल रही थी। फरहान भाई तो ऐसे नहीं थे, इनमें इतना गुरूर और तकब्बुर नहीं था। मैं सारी सिचुएशन समझ चुका था। ये मर्ज इतनी आसानी से ख़त्म होने का नहीं। मैंने सोचा, मुझे क्या, बाढ़ में जाओ। इन दोनों के मामले में मैं क्यों खामखा टांग अड़ाऊँ। मैं कैंटीन के दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन जो ही दरवाजे से बाहर निकला मुझे अम्मी जान का ख्याल आ गया। घर से आते वक्त उन्होंने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि फरहान भाई और शौकत भाई में सुलह कराने की पूरी कोशिश करना चाहिए। मैं वापस मुड़ा और ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस मौके पर फिर अम्मी जान की नसीहत मेरे काम आई। मैं आगे बढ़ा और अशरफ के हाथ से चाय की प्याली लेकर इंतहाई गुस्से की हालत में सामने वाली दीवार पर दे मारी। आंखों में मसनूई गुस्से के अंगारे भरकर मैंने बारी बारी तीनों के चेहरों की तरफ देखा। हैरत से तीनों के मुंह खुले थे और वह मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं ज़मीन की नहीं आसमान की मखलूक हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना कामरान? फरहान भाई ने कहा और मेरा काम शुरू हो गया। जी हाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कहना शुरू किया, मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन जानते हो क्यों पागल हो गया हूँ? तुम्हारी वजह से, तुम दोनों की वजह से। जिसके भाई तुम्हारे जैसे हो वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? जब देखो एक दूसरे को नीचा दिखाने की फ़िक्र में
जब देखो गुरूर की बातें, दौलत के किस्से। हम तो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, मगर आप लोग बदले में हमें क्या दे रहे हैं? बताइए, बोलिए। यहाँ तक रवानी से बोलने के बाद मैं खामोश हो गया और फिर इनके चेहरे की तरफ देखने लगा। इनके चेहरे पर अजीब हैरानी छाई हुई थी। ऐसी हैरानी इससे पहले मैंने इनके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। मैंने अपना रुख फरहान भाई की तरफ मोड़ा और कहा, फरहान भाई, एक मर्तबा आपने मुझे एक तारीखी वाक़या सुनाया था कि एक जंग में 3 सहाबा कराम सिर्फ इसलिए शहीद हो गए थे कि इनका ख्याल में एक दूसरा इनसे ज़्यादा प्यासा था। लेकिन काश फरहान भाई, मुझे सुनाने के बाद आप इस वाक़ये को भूल न जाते। आखिर आप आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? क्यों? मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई। मैंने देखा फरहान भाई और शौकत भाई दोनों के सर नदामत से झुके हुए थे। मैंने अपना रवैया बदला, लहजे में सख्ती के बजाय मतानत पैदा की और कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरे भाइयों। ये बात मैंने आप ही से सीखी है कि माफ़ कर देना सबसे अच्छा काम है। खुदा के वास्ते अब आप भी एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। एक जंगल में रहते हुए बकरी और शेर भी एक ही घाट का पानी पीते हैं। आप तो इंसान हैं। गुरूर, तकब्बुर, लड़ाई तो खुदा को भी पसंद नहीं। इनसे फासले पैदा होते हैं और इंसान पर शैतान गालिब आ जाता है। इसके बाद मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया और मैं ये सोचता हुआ कैंटीन से बाहर आ गया कि लाठी तो नहीं टूटी, अब देखे सांप मरता है कि नहीं। धीरे धीरे दोनों के फासले कम होते गए और वो दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।